हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिवीजन क्लास के अंतर्गत अगर आप में से जो लोग 67वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो कि री एग्जामिनेशन होने वाला है, या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं जहां पे करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों केंद्रीय बजट का मैं पूरा रिकैप लेकर के आ चुका हूँ। फिनेंशियल ईयर 22-23 आपका ईयर है, और इसके लिए यानी इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे की दोस्तों बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक सर्वे की जो प्रमुख बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और साथ ही साथ बजट के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और यह सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन्हीं पॉइंट्स को मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। तो यह रिकैप है, रिवीजन क्लास है। बजट को मैं पूरा का पूरा रिवीजन करा दूंगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और पीआईबी का है दोस्तों, तो इसमें जो भी चीजें हैं वह पूरी तरीके से संवर्धित चीजें हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। तो चलिए एक एक करके, आज़ादी के 75, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसको भी एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको भी आप याद रखोगे क्योंकि कई सारे जो एग्जामिनेशन हुए हैं वहां पे यह सभी प्रश्न पूछे जाते रहे। चलिए शुरू करते हैं केंद्रीय बजट, और एक एक करके हम लोग जो मुख्य बातें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं फिनेंशियल ईयर 22-23 की। दोस्तों, मैं पहले भी बजट की ऊपर जो है ना वीडियो मार्गदर्शन आईएएस में अपलोड कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी मैंने यह महसूस किया कि जो विद्यार्थी 67वीं का री एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए एक वीडियो बनाया जाए जो कि रिवीजन क्लास के अंतर्गत होगा। तो उसी के लिए यह वीडियो जो है आप लोग के लिए। चलिए एक एक करके मैं पॉइंट्स बताता हूँ। दोस्तों, पहला पॉइंट्स है, भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान लगाया जा गया है, और यह सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अगर देखा जाए तो बड़ा है, अधिक है। अगला पॉइंट है, 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। अगला जो पॉइंट है जो याद करने लायक है, पीआईएल योजना में 30 लाख रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता होगी। अगले 25 साल भारत एट 100 अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं के ऊपर विशेष तौर पे जोर देने का निर्णय लिया गया है। 4 क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा पीएम गति शक्ति, दूसरा होगा समेकित विकास, तीसरा होगा उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, और चौथा होगा निवेश को वित्तीय मदद। तो यह चारों पॉइंट्स को आप याद रखोगे, और यह निश्चित रूप से जो मेंस एग्जामिनेशन होगा आपका, उसके लिए भी यह वीवीआई होगा, और साथ ही साथ जो प्री एग्जामिनेशन जो आप देने वाले हो उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट होगा। चलिए पहला देख लेते हैं, पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत क्या है? पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारक सिग्निफाई किए गए हैं: सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। दोस्तों, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्बाध बहुपक्षीय कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक के दायरे में आएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ दिया गया है। अब सड़क परिवहन के लिए जो बजटीय एलोकेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 22 और 23 में 25,000 किलोमीटर का नया एनएच का निर्माण किया जाएगा, पहला पॉइंट। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार में 20,000 रुपए 20,000 करोड़ रुपए, यह थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। यह दोनों पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसके अंतर्गत फिनेंशियल ईयर 22-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए ट्रिपल पी यानी पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर देखा जाए तो संविदाएं ली जाएंगी। अब देखते हैं रेल मार्ग के लिए क्या एलोकेशन है, क्या प्रमुख इसमें पॉइंट्स हैं। तो स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए एक रेल स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर आप याद रखोगे। अगला जो पॉइंट्स है 22 और 23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क का विस्तार 2000 किलोमीटर और नया जोड़ा जाएगा और अगले 3 साल तक 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा और अगले 3 साल तक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। तो यह सभी मोस्ट वीवीआई पॉइंट्स है जो रेल से संबंधित है, इसको आप याद रखोगे। पर्वतमाला के तहत अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो डिसीजन लिया गया है फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा, पहला है राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम पर्वतमाला को ट्रिपल पी प्रारूप में लाया जाएगा। 22 और 23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदा आमंत्रित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या अनाउंस किया गया उसको देख लेते हैं। एक एक पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है, तो स्केप आप वीडियो को बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कॉपी और पेन लेकर के एक एक पॉइंट को जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको राइट डाउन करते चलेंगे। गेहूं और धान खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। देश भर में रसायन युक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारों को किसानों की जमीनों के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टअप को फिनेंशियल मदद दिया जाएगा। मिश्रित पूंजी कोष का सुविधा प्राप्त होगा और साथ ही साथ फसलों का आकलन हो, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हो, कीटनाशक का हो, पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। तो यह क्या हो गया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, किसान ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। अगला देख लेते हैं केन बेतवा परियोजना के लिए क्या एलोकेशन है बजटीय। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए तय किया जाएगा इसको डेवलप करने के लिए। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई की सुविधा मिलेगी किसानों को। तो यह दोनों पॉइंट मोस्ट वीवीआई है, इसको याद रखिएगा। एमएसएमई सेक्टर में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है उद्योग ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसका लाभ होगा 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। अगला पॉइंट है इसी एलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अगला पॉइंट है इसी एलजीएस के तहत गारंटी कवर 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला पॉइंट है सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों रेजिंग एंड एसिलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम के तहत 6,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। तो यह एमएसएमई उद्योग के लिए है, तो यह सभी पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बारंबार पूछे जाते हैं। अगला कौशल विकास के अंतर्गत क्या एलोकेशन है उसको देख लेते हैं, क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लिवलीहुड पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। अगला पॉइंट है ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए क्या कार्यक्रम है उसको देख लेते हैं। पीएम ई विद्या
पीएम ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट के तहत आप रखेंगे। पहले इसकी सुविधा बहुत नगण्य थी, वर्तमान में पीएम ई विद्या के तहत एक कक्षा के लिए एक टीवी चैनल एलोकेट किया गया है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है, डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई कंटेंट विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अब अगला सेक्टर देख लेते हैं, हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो हेल्थ सेक्टर के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा, पहला। दूसरा जो पॉइंट है, गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देख रेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रोविजन किया गया है। अगला पॉइंट है, 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और इसका नोडल सेंटर निम्हांस होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इसे प्रौद्योगिकी सहायता देगा। तो यह प्रश्न आप लोग के लिए दोनों मोस्ट वीवीआई है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आंगनवाड़ी से देख लेते हैं क्या एलोकेशन है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को इंटीग्रेटेड लाभ देने की व्यवस्था की गई है। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन करने का प्रोविजन किया गया है। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं डिस्कस करूंगा, हर घर नल योजना, मोस्ट वीवीआई। तो इससे संबंधित पॉइंट्स को आप जरूर याद रखोगे। पहला पॉइंट्स है कि हर घर नल से जल के तहत फिनेंशियल ईयर 22-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आवास सेक्टर के लिए क्या सुविधा किया गया है उसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिनेंशियल ईयर 22-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यह भी आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नल जल योजना में लोकेशन और आवास में लोकेशन को जरूर याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की जो विकास पहल की गई है नॉर्थ ईस्ट के लिए, उसके तहत क्या क्या कार्यक्रम है। तो पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास योजनाओं और वित्त पोषण के लिए नई योजना पीएम DEVINE शुरू की गई है। इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में सक्षम बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। 1500 करोड़ रुपए, तो इसको याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, जीवंत ग्राम कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या एलोकेशन है। तो उत्तर सीमा पर छिटपुट आबादी, सीमित संपर्क, बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। बैंकिंग सेक्टर के लिए लोकेशन को देख लेते हैं क्या क्या कार्यक्रम है। 100% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें याद करने वाला, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेगा। अगला देख लेते हैं ई पासपोर्ट, एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। शहरी नियोजन से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। शहरी नियोजन में भवन उद्यमियों
शहरी नियोजन योजना पारगमन उन्मुखी विकास का आधुनिकीकरण लागू किया जाएगा। शहरी बड़े पैमाने पर चर्चित स्टेशन और बैटरी अदला बदली नीति को लागू करने का प्रावधान किया गया है। अगला देख लेते हैं, भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के क्षेत्र में क्या कार्य किया जाएगा। तो भूमि के रिकॉर्ड के लिए आईटी आधारित प्रबंधन के लिए भूमि विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या जारी किया जाएगा। त्वरित कॉरपोरेट बहिर्गमन के क्षेत्र में कंपनियों को तेजी से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलेटिंग कॉरपोरेशन एग्जिट यानी सीपीएसी स्थापित करने का योजना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एवीजीसी संवर्धन कार्यबल इस क्षेत्र की संभावना का पता लगाने के लिए एनिमेशन, विजुअल प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक संवर्धन कार्य पर बल दिया जाएगा। दूर संचार क्षेत्र के संबंध में क्या प्रोविजन किया गया है। तो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के एक हिस्से में 5G के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए डिजाइन जनहित विनिर्माण योजना को लॉन्च किया गया है। निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में क्या प्रोविजन किया गया है। तो उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास में भागीदारी बनने के लिए राज्यों को समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नए विधान से प्रतिस्थापित करने का प्लान है। रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए कौन कौन सी योजनाओं को इंट्रोड्यूस किया गया है उसको देख लेते हैं। 22 और 23 के अंतर्गत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया है, जो कि 2022 में 58% था। तो 10% का इसमें बढ़ोतरी किया गया है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास किया जाएगा। जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय स्थापित किया जाएगा। तो यह सब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। सनराइज अवसर के अंतर्गत क्या अनाउंसमेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-स्थानिक प्रणालियों, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसके इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, हरित ऊर्जा, स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे सनराइज अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकार योगदान देगा। ऊर्जा सेक्टर को देख लेते हैं। ऊर्जा पारगमन और जलवायु के संबंध में क्या प्रोविजन किए गए हैं उसको देखते हैं। वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत ऊर्जा 280 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उच्च क्षमता के सौर मॉड्यूल्स निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन करने का योजना है। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे। वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड बचत किया जाएगा। किसानों के लिए अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। खेतों में पराली जलाने से रोकने में इससे मदद मिलेगी। अगला देख लेते हैं, कोयला गैसीकरण करने तथा उद्योग के लिए कोयला के रसायनों में परिवर्तित करने के लिए 4 पायलट परियोजनाओं को स्थापित किया जाएगा। कृषि वानिकी अपनाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसानों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक पूंजीगत निवेश से संबंधित इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। 22 और 23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश को जारी रखा जाएगा। वर्ष 22 और 23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए था। अगला देखते हैं 22 और 23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% होगा। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 22 और 23 में 10.68 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि जीडीपी का 4.1% होगा। अगला देख लेते हैं जीआईएफटी आईएफएमसी के अंतर्गत क्या प्रावधान है। तो जीआईएफटी शहर में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों की अनुमति दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। संसाधन को जुटाने के लिए क्या व्यवस्था किया गया है। तो डेटा केंद्र और ऊर्जा भंडार प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा। सक्षम उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया। एक सबसे बड़े स्टार्टअप और विकास इकोसिस्टम से सुविधा प्रदान की गई। इस निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सनराइज क्षेत्र के लिए वैलेडिंग निधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं डिजिटल रुपया के संबंध में। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपया की शुरुआत 22 और 23 में की जाएगी। तो मोस्ट वीवीआई है। और राज्यों को वृहद राजकोषीय स्पेस उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या प्रोविजन किया गया है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना को अधिक परिव्यय। यह परिव्यय बजट अनुमानों का 10,000 करोड़ रुपए था, जो वर्तमान वर्ष में संशोधित अनुमानों में 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, बढ़ा करके। अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए 22 और 23 में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, जो कि सामान्य ऋण के अतिरिक्त होगा। 22 और 23 में राज्यों को जीएसडीपी में 4% के वित्तीय घाटे का अनुमति होगा, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार में इसका उपयोग किया जाएगा। अब देख लेते हैं राजकोषीय प्रबंधन के अंतर्गत महत्वपूर्ण पॉइंट्स। बजट अनुमान 21 और 22 34.83 लाख करोड़ रुपए। संशोधित अनुमान 21 और 22 37.70 लाख करोड़ रुपए। 22 और 23 कुल अनुमानित व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपए। 22 और 23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रुपए। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9%, बजट अनुमानों में 6.8% रहने की तुलना में 22 और 23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% अनुमानित किया गया है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। प्रत्यक्ष कर के विषय में देख लेते हैं। स्थिर एवं संभावित कर व्यवस्था संबंधी नीति को आगे बढ़ाया जाएगा। विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने का दृष्टिकोण रखा जाएगा। कर प्रणाली को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करने का उद्देश्य रखा जाएगा। नई अधुनिकीकृत विवरणी का चलन शुरू करने का व्यवस्था किया गया है। अतिरिक्त कर की अदायगी करके अद्यतन विवरणी दाखिला करने का नया प्रावधान किया गया है। करदाता को आय के आकलन में की गई गलतियों को सुधार कर अद्यतन विवरणी दाखिले करने का अवसर होगा। अद्यतन विवरणी संबंधी आकलन वर्ष के अंत में 2 वर्षों के भीतर दाखिल किए जा सकते हैं। सहकारी समितियों के विषय में क्या कहा गया है।
सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। सहकारी समितियों और कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की मौजूदा दर 12% से घटा के 7% कर दिया गया है, जिसकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है। अब दिव्यांग जनों के लिए कर में राहत दी गई है, उसके विषय में क्या प्रोविजन किया गया है। दिव्यांग आश्रितों को और उनके माता पिता अभिभावकों को जीवन काल के दौरान यानी माता पिता अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एक मुश्त राशि की अदायगी की अनुमति होगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएफ खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% का प्रस्ताव किया गया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान सुविधा मिलने लगेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाने में मदद मिलेगा। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था की गई है। कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 करने का प्रस्ताव रखा गया है। पहले निगमन की अवधि 31 मार्च 22 तक वैध था, अब इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रोत्साहन दिए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। धारा 115 बीएबी के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को 1 साल के लिए 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर के 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। मोस्ट वीवीआई है, इसको याद रखेंगे। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए क्या योजना है उसको देख लेते हैं। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली को लागू किया गया है। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण होने पर आय पर 30% का टैक्स देना होगा। इस प्रकार आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती है। लेन देन के विवरण के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा के ऊपर की रकम के लिए 1% की दर से टीडीएस देना होगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता को कर देना होगा। तो यह डिजिटल करेंसी से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं। मुद्रा प्रबंधन से संबंधित कुछ डिसीजंस को हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी मामले में कानून उसी तरह का हो जिससे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो तो विभाग द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया को अदालत द्वारा उस कानून के संबंध में फैसला दिए जाने तक टाल दिया जाएगा। करदाताओं और विभाग के बीच दोहराई जाने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में यह काफी मददगार साबित होगा। अगला देख लेते हैं आईएफएफसी कर प्रोत्साहन। इसमें कुछ छूट का प्रोविजन किया गया, उन छूटों को देख लेते हैं। विदेशी डेरिवेटिव्स प्रपत्रों से किसी प्रवासी को कोई आमदनी अगर हो रही है, किसी विदेशी बैंकिंग इकाई द्वारा जारी काउंटर डेरिवेटिव्स से होने वाली आय, जहाज के पट्टे से मिली रॉयल्टी एवं ब्याज की आय, आईएफएफसी पोर्टफोलियो प्रबंधन और सेवाओं से प्राप्त आय, यह सभी शामिल किया गया है कर प्रोत्साहन के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट्स है अधिभार का युक्तिकरण।
एओपी अनुबंध के निष्पादन के लिए गठित कंसोर्टियम पर अधिभार की उच्चतम सीमा 15% निर्धारित की गई है। व्यक्तिगत कंपनियों और ईओपी के बीच अधिभार के अंतर को कम कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर अधिभार की अधिकतम सीमा 15% निर्धारित की गई है। इससे स्टार्टअप समुदायों को नुकसान होने की संभावना है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर को हम लोग देख लेते हैं। आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार अथवा उपकर को कारोबारी खर्च की श्रेणी में रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर वंचन की रोकथाम से संबंधित प्रोविजंस को देख लेते हैं। तलाशी तथा सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगे और प्रकट आय के संबंध में किसी प्रकार की हानि के प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। टीडीएस प्रावधानों को युक्ति संगत बनाने के दिशा में कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसको देख लेते हैं। कारोबार को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत हित लाभों एजेंटों के हाथों में कर योग्य होते हैं और इसलिए लाभ एजेंटों तक अग्रसारित किया जाएगा। हित लाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव होगा, बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान ऐसे हित लाभों की कुल मूल्य 20,000 रुपए से अधिक ना हो। अप्रत्यक्ष कर को से संबंधित क्या प्रोविजन दिए गए हैं। वैश्विक महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल रहा। बढ़ोतरी के लिए करदाता सराहना के पात्र है और यह 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में जो प्रोविजन है उसको देख लेते हैं। एसीजेड का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह से आईटी से संचालित होगा और कस्टम नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा, जिसे 30 सितंबर 2022 से कार्यान्वित किया जाएगा। सीमा शुल्क सुधार और शुल्क दर में बदलाव किया गया है। फेसलेस सीमा शुल्क पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सीमा शुल्क संगठनों ने चपलता और संकल्प प्रदर्शित करते हुए सभी मुश्किलों के प्रति असाधारण फ्रंट लाइन कार्य किया गया इनके द्वारा। परियोजनागत आयात और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में प्रोविजन दिए गए हैं। सीमा शुल्क छूट और शुल्क को सरलीकरण करने के संबंध में प्रस्ताव दिए गए हैं, जिसमें 350 से अधिक प्रस्तावित छूट प्रविष्टियों को धीरे धीरे हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। विशेष क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के संबंध में प्रोविजंस दिए गए हैं कि देश में पहले पहनने वाले उपकरणों, सुने जाने वाले उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क में संशोधन किया जाएगा। देश में ज्यादा वृद्धि दर वाले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण के लिए मोबाइल फोन के चार्जर के ट्रांसफार्मर के लिए कल पुर्जे, मोबाइल कैमरा मॉड्यूल्स, कैमरा लेंस और अन्य वस्तुओं को कर में छूट दी जाएगी। रत्न और आभूषण के विषय में भी प्रोविजन किए गए हैं। रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए तरासे और पॉलिश किए गए हीरो रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जा रहा है। इससे तरासे गए हीरे पर कुछ सीमा शुल्क नहीं लगेगा। यह इनोवेटिव कदम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स के जरिए आभूषण निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सरल नियामकीय रूपरेखा इस वर्ष में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। कम मूल्य वाले इमिटेशन आभूषण का आयात प्रोत्साहित करने के लिए इमिटेशन आभूषण के आयात पर प्रति किलो कम से कम 400 रुपए का सीमा शुल्क लगा दिया जाएगा। रसायन के संबंध में भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं। रसायनों यथा देखा जाए तो मेथेनॉल, एसिटिक एसिड, पेट्रोलियम शोधन से जुड़े हेवी फीड स्टॉक पर सीमा शुल्क घटाया जा रहा है। देश में पर्याप्त क्षमता वाले सोडियम साइनाइड पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है। इससे देश में मूल्यवर्धन करने में मदद मिलेगा। और एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ अनाउंस किए गए हैं, इसको देख लेते हैं। छतरी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। छतरी के कल पुर्जे पर दी गई
छूट शुल्क में छूट को वापस लिया जा रहा है। भारत में निर्मित किए जाने वाले कृषि सेक्टर से जुड़े कलपुर्जों पर दी जा रही छूट को तर्कसंगत लॉजिकल बनाया जाएगा। पिछले साल स्टील स्क्रैप पर दी गई सीमा शुल्क अब 1 साल और दी जाएगी। एमएसएमई सेक्टर से जुड़े द्वितीयक इस्पात उत्पादकों को राहत मिलेगा। स्टेनलेस स्टील इस्पात के कोडेड चौरस उत्पादों और एलॉय स्टील और हाई स्पीड स्टील के छोड़ो और कुछ एंटी डंपिंग शुल्क और सीवीडी वापस लिया जा रहा है ताकि जनहित में इस धातु के मौजूदा ऊंची कीमतों को घटाया जा सके। निर्यात से संबंधित कुछ विशेष प्रोविजन दिए गए उसको देख लेते हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं जैसे फास्टनर्स, बटन, जीपर, लाइसेंसिंग मटेरियल इत्यादि पर छूट दी जा रही है। झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक कच्चे माल पर शुल्क घटाया जा रहा है, निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में घटाव किया गया है। गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर ₹2 का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा ताकि ईंधन को मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों, यह आप लोग के लिए देखा जाए तो पीआईबी का मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यह पीआईबी का बजट का मेन पॉइंट्स था जिसको मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन कराने के उद्देश्य से लेकर के मैं आया था, ठीक है ना। अगर आप लोगों में से जो लोग भी बीपीएससी 67वीं का री एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई रहने वाला है। फिनांस मिनिस्टर वित्त मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया था और मैं बताना चाहूंगा कि केंद्रीय बजट में सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर सभी समेकित कल्याण को ध्यान में रखते हुए आर्थिक स्तर वृद्धि करने पर जोर देने का बात कहा गया था। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा संसद में इसे पेश किया गया था। तो दोस्तों, यह रहा आप लोग के लिए मेन पॉइंट्स, एग्जाम ओरिएंटेड मेन पॉइंट्स आपका यहाँ पे मैंने आप लोगों से शेयर किया और आप लोग इसको अच्छे ढंग से एक बार रिवाइज कर लेंगे। 67वीं बीपीएससी देने के पहले या कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें से 2-4 प्रश्न तो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। चलिए, अब आप लोग को यह सेशन अगर पसंद आया होगा तो मार्गदर्शन आईएएस को आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे और मार्गदर्शन के साथ जुड़िए। आपको हमारे यहाँ यूपीएससी से संबंधित, यूपीपीएससी से संबंधित और बीपीएससी से संबंधित क्लासेस उपलब्ध होंगे और निश्चित रूप से कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो हमारे चैनल पे उपलब्ध होगा। तो आप सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं निश्चित रूप से आपकी तैयारी को अंतिम रूप से अच्छे ढंग से एग्जाम ओरिएंटेड बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।